हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हैरी क्लासेस में। और हम लोग आज हल करने वाले हैं अभ्यास 5.1 समांतर श्रेणी। तो देखिए, समांतर श्रेणी क्या है। हल करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें अगला पद प्राप्त करने के लिए हम पिछले पद में एक निश्चित अंक जोड़ते चले जाते हैं। किस तरीके से, आप देखिए, जैसे कोई भी श्रेणी दे रखी है 2, 5, 8, 11, 14 और फिर इसी तरीके से आगे। तो ये समांतर श्रेणी दे रखी है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 में हमने 3 अंक जोड़ा तो हमें मिला 5, और 5 में फिर 3 अंक जोड़ा तो हमें 8 मिला, और फिर अगला पद कैसे मिला, फिर 3 जोड़ा 8 में तो 11 मिल गया, और उसका अगला पद हमें प्राप्त हुआ फिर से 3 जोड़ने पर। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि एक निश्चित संख्या को बार बार हम जोड़ते चले जाते हैं पिछले अंक में, और फिर हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो ये जो निश्चित अंक है इसी को हम सर्वांतर बोलते हैं, और डी से इसे लिखा जाता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब हम सवाल लगाएंगे तो हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। इसी से सर्वांतर से ही हम देखते हैं कि यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो हम आगे थोड़ा सा समझते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि ये जो श्रेणी आपकी दी गई है इसमें प्रथम पद बराबर ए, और सर्वांतर इसका जो है डिफरेंस जो इसका है वो डी है। सर्वांतर क्या है, डी है। तो यदि हम व्यापक रूप में इसको निकालना चाहें कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी कैसे निकलेगी, तो हम ये देखते हैं कि यदि पहला पद ए हो गया, सर्वांतर डी हो गया, तो ये श्रेणी हो जाएगी ए, और फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए हमें इसमें सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा ए प्लस डी, और फिर उसका अगला पद प्राप्त करने के लिए, देखिए, उसका अगला पद प्राप्त करने के लिए फिर से हमको जोड़ना पड़ेगा इसमें एक डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, और फिर जब अगला पद प्राप्त करेंगे तो इस 2d में एक और डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3d, और इसी तरीके से ये आगे चलती रहेगी। तो ये व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का। इस सूत्र से हम आगे कितनी भी लंबी श्रेणी बनाते हुए चले जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर्वांतर की। सर्वांतर को हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता ही है कि जो क्रमागत पद हैं उनमें अगले पद से पिछला वाला पद आप घटा दीजिए तो हमें सर्वांतर डी प्राप्त हो जाता है। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1, और इसका पहला सवाल क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। कि पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहला जो दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया हमें एक श्रेणी देगा, उसे हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जबकि शर्त यह है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। तो मान लीजिए, देखते हैं कि ये हम फील करते हैं कि टेम्पो से पहले किलोमीटर में जब जाते हैं तो हमको पड़ता है 15 रुपये, और फिर जब अगले किलोमीटर के लिए जाते हैं तो कहता है 8 रुपये ऐड करने पड़ेंगे इसमें, यानी कि आगे हमको 23 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर 23 में फिर अगले किलोमीटर तक जाएंगे तो हमें 23 में फिर से 8 जोड़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कितना मिलेगा, 31, और फिर उसके आगे भी अगर किसी किलोमीटर में हम जाते हैं तो फिर 8 ऐड करेंगे, 39, और फिर जितनी इच्छा है आगे चलते जाएंगे तो हमें ये पद मिलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सूची बन रही है वो सूची क्या है कि 15 पहला पद हमारा हो रहा है, फिर 23, उसके बाद 31, और फिर 39। अब ये हम मान लेते हैं कि पहला पद है तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया।
तो अब हम कैसे देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। हम यहाँ पर निकालेंगे सर्वांतर D। तो D बराबर, अभी हमने जैसा कि बात की कि A2 से A1 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा। A2 यहाँ पर हमारा है 23 और A1 है 15, तो इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। अब हमें पुनः जो है D देखना है, क्योंकि हम तभी समांतर श्रेणी कह सकते हैं, AP कह सकते हैं, जब हम कम से कम 2 या 3 बार कम से कम उसका D निकालें। तो हम इसको D1 बोलते हैं। अगली बार निकालेंगे जो डिफरेंस, उसको D2 बोलते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर अगले पद से घटाएंगे A3 माइनस A2 और यह आएगा A3 हमारा कितना है 31 है, आप लोग देख सकते हो ऊपर, और A2 कितना है 23 है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी 8 आएगा। इसी तरीके से हम एक बार और ज्ञात कर लेते हैं, जिसको D3 बोलते हैं, बराबर ये हो जाएगा A4 माइनस A3, और यहाँ पर A4 है 39 और A3 है 31, इसको घटा लेंगे तो फिर आएगा 8। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि D1 8 है, D2 8 है और D3 भी 8 है। इस प्रकार हम लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह सूची AP है। यही पूछा गया है कि ये बताना है कि ये सूची है AP या नहीं है, और है तो क्यों है। तो क्यों का हम इस तरीके से लिख देंगे कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, अतः यह सूची AP है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे इसके सवाल पे। तो दूसरा सवाल क्या है देख लेते हैं। दूसरा सवाल जो बच्चों दिया गया है वो है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम देख लेते हैं, मान लो ये एक बेलन है और बेलन में कुछ हवा भरी हुई है और इस बेलन से एक पंप लगा हुआ है जो हर बार 1/4 भाग इसका बाहर निकाल देता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा, शुरुआत में बेलन में हवा की मात्रा हम मान लेते हैं 1 है। तो हवा की मात्रा बराबर 1। तो प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि हर बार जो है इसमें 1/4 भाग हवा निकाल दी जाती है। तो 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष कितनी हवा बचेगी। तो हम 1 में से 1/4 को घटा देंगे। आप लोग इतना तो जानते हैं कि एक संख्या है तो उसका मतलब है उसके हर में 1 होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम इसका लासा ले लेते हैं। 1 और 4 का लासा LCM 4 आएगा। 1 से इसको 4 बार लगाएंगे, 4 एकम 4 गुणा करेंगे ऊपर, और फिर जब हर बराबर होता है तो सीधे ऊपर की संख्या लिख देते हैं। तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से गया 3/4। अब हमारे पास जो बेलन है इसमें पहले 1 हवा थी, फिर 1/4 जब निकाल दी गई तो 3/4 बची। अब हम 3/4 जो बची है उसका 1/4 भाग पुनः निकालेंगे। तो पुनः 3/4 का 1/4 भाग हवा निकालने पर
अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा, अब हवा हमारे पास है कितनी, बेलन में 3/4 है और इसमें से घटाना हमें कितना है, 3/4 का 1/4 भाग। तो ये बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 4 चक्कू 16, 3 एकम 3, यानी 3/16। अब हम क्या करेंगे, 4 और 16 का लासा ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 से 16 को भाग देंगे, 4 चक्कू 16, ऊपर से गुणा करेंगे 12। ये तो बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं, आप लोगों ने कक्षा 8, 9 में सीखा ही होगा। फिर यहाँ पर हर बराबर हैं तो ऊपर वाली संख्या लिख देंगे। बराबर कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9 और नीचे 16, तो 9/16 भाग ये बाद में आ गया। अब हम देख लेते हैं अपनी सूची बना करके, ये जो हमको पद प्राप्त हुए हैं उनसे कौन सी सूची बनती है। तो देखिए सूची बनेगी, पहले एक हवा हमने मानी थी, यानी कि सूची में 1 आएगा। फिर पुनः हवा निकालने पर शेष भाग 3/4 हुआ, फिर उसके बाद 9/16 हुआ और फिर इसी तरीके से आगे जाता जाएगा। अब जब सूची हमें मिल गई है तो हम ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो हमें पता है, आप लोग जान ही रहे हो कि डी ज्ञात करना है, और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। तो D1 निकालेंगे तो आएगा A2 माइनस A1 बराबर 3/4 माइनस 1, 1/1 हो जाएगा। बहुत ही आराम से पढ़ना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कि कैसे ये कैलकुलेशंस होती हैं, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये हर बराबर है, मैं एक एक स्टेप आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ये 4 है, यहाँ भी 4 है तो ऊपर 3 आ जाएगा, माइनस 1 से इसको करेंगे तो 4 बार लगेगा, ऊपर गुणा होगा 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 में से 4 जाएगा तो -1/4। अब ये आ गया -1/4 आया डी। तो आगे दोबारा भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि एक डी से काम नहीं चलेगा। दोबारा देखते हैं कि आगे डिफरेंस क्या है। तो D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 बराबर, A3 आपका है 9/16 माइनस A2 है 3/4। तो फिर से एलसीएम लेंगे 16 और 4 का तो 16 आ जाएगा, ऊपर आपका 9 आएगा, माइनस 4 चक्कू 16, 4 3 12। इसको जब घटाएंगे तो देखिए 12 में से 9 गया, 3 बचा, बटे में 16, और चिन्ह यहाँ पर कौन सा लगेगा, चिन्ह लगेगा सदैव बड़ी संख्या जो होती है उसका चिन्ह लगता है, तो ये माइनस आ जाएगा, -3/16। तो D1 है -1/4 और D2 आ गया -3/16। अर्थात हम ये कह सकते हैं, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह सूची AP नहीं है। देखिए AP होने के लिए शर्त है कि D जो है वो हर बार समान आना चाहिए। जब D समान नहीं है तो सूची हमारी AP नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया दूसरा वाला इसका खंड। अब हम देखेंगे अगला खंड क्या कह रहा है, तीसरा भाग इसका पहले सवाल का। ये दे रखा है आपकी बुक में कि आप लोग भी देख सकते हो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। मान लीजिए एक कुआं खोदते हैं इस तरीके से, पहले हमने कुआं खोदा ये इतना, तो इसकी लागत आई ₹150।
इसके बाद कहा कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो फिर अगली बार जब और नीचे 1 मीटर और नीचे हमने कुआं खोदा तो फिर इसमें 50 रुपये और ऐड हो गए, यानी कि 200 रुपये। और इसी तरीके से फिर हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर इसमें 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 250। और यदि कुआं और खोदते ही चले जाएं, बहुत गहरा कुआं हो जाए, तो इसमें 250 रुपये में 50 रुपये फिर से हम जोड़ देंगे और ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। तो अब हमको जो सूची से प्राप्त होगी वो क्या मिलेगी, तो देखते हैं बच्चा। पहले 150 रुपये था, उसके बाद 200 रुपये हो गया, फिर 250 रुपये हो गया और फिर 300 रुपये हो गया। तो इस तरीके से ये हमको सूची मिल गई। अब जब हमको ये देखना है कि ये सूची एपी है अथवा नहीं है, तो हमको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम जैसे अभी हमने पिछले वाले सवाल में निकाला था, आपका क्या डी निकाला था, तो इसी तरीके से इस सवाल में भी डी निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इससे क्या है कि हमको थोड़ी सी आसानी रहती है। तो अब आप लोग देखिए कि D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। अब D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपका कितना है, 250 है, इसमें से 200 निकालेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पर भी बचता है 50, ये भी 50, ये 50। तो एक बार और निकाल लेते हैं, बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो D3 बराबर क्या आ जाएगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 आपका दे रखा है 300, A3 दे रखा 250। तो फिर हमने घटाया तो कितना आ गया, 50। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि D1 और D2 और D3 तीनों बराबर हैं, तो इसको लिख देंगे इस तरीके से कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 50। ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलिए लिख देते हैं। अतः यह सूची एपी है। ये हमने बता दिया कि क्यों है। तो इसके बाद में हम देखते हैं अगला इसका खंड 4th, जो कि ये दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें प्रत्येक वर्ष हम ब्याज लगाते हैं और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सूची कैसे बनेगी। तो प्रथम वर्ष के लिए मूलधन, ये जो धनराशि दी है ये क्या है, मूलधन है, 10,000 रुपये। इसकी दर क्या है, दर है 8% वार्षिक ब्याज की दर है। तो इस तरीके से हम ब्याज इसका निकाल लेंगे। ब्याज निकालेंगे तो फर्स्ट वर्ष जो आपका है उसके लिए ब्याज होगा, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, नहीं तो अभी भी देख लीजिए। तो मूलधन आपका कितना है, 10,000 रुपये। समय 1 वर्ष का है, प्रथम वर्ष के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 आ गया। दर है आपकी 8%
और बटे में 100। तो अब ये 2 जीरो कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 100 की 8 से गुणा होगी तो 800 रुपये आ जाएगा। अब ये 800 रुपये ब्याज के आ गए, तो प्रथम वर्ष के लिए राशि क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी प्रथम वर्ष के अंत में 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800। अब एक ये 10,000 रुपये यानी A1 हो गया, A2 आ गया, और अभी हम A3 भी निकाल लेते हैं। तो द्वितीय वर्ष के लिए सबसे पहले निकालेंगे कि द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज, तो ब्याज क्या होगा बच्चों, अब वही सूत्र है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो देख लेते हैं मूलधन कितना होगा। अब दूसरे वर्ष के लिए जब ब्याज निकाले हैं तो पहले वर्ष के अंत में जो राशि आई है वही मूलधन होगा, यानी कि 10,800 चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहा है, समय 1 वर्ष के लिए है, दर उतनी ही है और बटे 100। अब फिर से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 108 की 8 से गुणा कर लेंगे, 8 अठाई 64, 8 एकम 8, तो 864 रुपये ब्याज आ गया। तो द्वितीय वर्ष के अंत में धनराशि आप लोग देख लीजिए कितनी हो जाएगी। द्वितीय वर्ष के अंत में धनराशि जो है वो हो जाएगी 10,800 प्लस 864। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4 आया 6 8 8 16 11,664 रुपये। तो अब हम सूची बना लेते हैं। एक सूची क्या बनेगी, जा करके सूची बनेगी कि शुरुआत में पहले था 10,000, फिर हो गया आपका 10,800 और फिर हो गया 11,664। तो अब इसको A1 A2 A3 मानते हुए हम D निकालेंगे, तो D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 10,800 माइनस 10,000, तो ये इक्वल हो जाएगा 800। ये हमारा D1 आ गया और हम यहाँ पर D2 निकाल लेते हैं। तो बच्चा देखें क्या आएगा, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 आप जान ही रहे हैं 11,664 है, उसमें से निकालेंगे 10,800। तो अब जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 864 आएगा D2। तो जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह सूची AP नहीं है। देखिए हम लोग कितनी आसानी से इसको समझ ले रहे हैं कि कौन सी AP है सूची और कौन सी AP नहीं है। तो इसी तरीके से हम आगे सवाल लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल मन से आप लोग लगे रहिए और मैं आप लोगों को बिल्कुल गणित सिखा के ही मानूंगा। तो देखते हैं बच्चा, दूसरा सवाल क्या है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या है दे रखा है कि A बराबर 10 और D बराबर भी 10। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें,
इसमें हमें निकालना है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद दे ही रखा है, 4 पद आगे के लिखने हैं, तो ठीक है। जैसा कि अभी हमने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि एपी का एक जो व्यापक रूप है वो क्या है। प्रथम 4 पद लिखने के लिए देखिए ए बताया था, फिर आगे दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, फिर क्या होता है ए प्लस 2d, और फिर ए प्लस 3d। तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। ए तो यहाँ पे दे रखा है 10 है, अगला पद क्या हो जाएगा ए 10 है और डी कितना है 10 है। फिर इसी तरीके से अगला पद क्या हो जाएगा ए 10 है प्लस 2d है यानी 2 गुणा 10, और फिर उसके अगला पद क्या हो जाएगा ए की जगह 10 है 3 गुणे 10। हल कर लेते हैं, ये 10 आ गया, 10 और 10 20 आ गया, ये 10 प्लस 10 दूना 20 एक साथ समझ में आ जाएगा। चलिए एक लाइन बढ़ी जाएगी लेकिन क्लियर कर देते हैं। प्लस 10 दूना 20, फिर 10 प्लस 10 तियाँ 30। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी एपी आ चुकी है 10 20 20 10 30 30 10 40। तो इस तरीके से ये हमको ज्ञात हो गई कि प्रथम 4 पद हमें पता चल गया। और इसी तरीके से आगे भी निकालना है तो और भी पद हम निकाल सकते हैं। आगे हो जाएगा a प्लस 4d, तो 50 आ जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चीज़ हमने बेसिक समझ ली है। अब इसी का जो दूसरा खंड है उसमें दे रखा है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देख लेते हैं। सेकंड a बराबर 4 है, d बराबर -3 है, ठीक है। तो हम व्यापक रूप ही इसका लिखेंगे अपना। a अगला पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, उसका अगला पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और उसका अगला पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d। इतना ही निकाल लेते हैं, और भी आगे निकालना है तो a प्लस 4d। लेकिन यहाँ पर कहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम 4 पद हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे 4 आ गया, अगला है 4 प्लस -3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि -3 है तो वहाँ पर -3 हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और फिर जब अगली बार हम हल करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे 4 और प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा माइनस और आगे 3, और जब इसको हल करेंगे तो 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1। अब इसी तरीके से आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है a तो आपका 4 है प्लस 2 गुणा -3। अगले में एक साथ देखो समझ रहे हैं हम लोग, लगाते हुए चल रहे हैं। 3 गुणा -3 और इसी तरीके से 4 प्लस 4 गुणा -3, ये -3 डी का मान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं। 4 अब प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, 3 दूना 6, लेकिन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आएगा 4 और -9, यहाँ पे क्या आएगा 4 और -12। तो ये तो 1 आ गया था, हमने पहले ही कर लिया था यहाँ पे घटा करके, ज़रा आप लोग देख लीजिए इसको। इसके बाद 4 में से 6 जाएगा जब, तो कितना बचेगा -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 9 में से 4 गया 5, -5 यहाँ पे आ गया, माइनस की संख्या बड़ी है। 12 में से 4 गया 8 आ गया, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3 3 हर बार घट रहा है। 4 में से 3 गया 1, और 1 में से फिर 3 को घटाएंगे तो -2, और फिर -5 और -8। इस तरीके से हमको ये ज्ञात हो गई हमारी प्रथम 4 पद। अब तीसरा वाला खंड देख लेते हैं।
तीसरे वाले में क्या है, क्या दे रखा है, तो तीसरे में a बराबर -1। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप लोग बस मन से इसको देखते रहिए और सवाल लगाते रहिए। लगाने का तरीका भी आप लोग सीख जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो आप सवाल लगाते हैं उसमें काफ़ी इस बात पे निर्भर करता है कि आप स्कोरिंग कैसी करेंगे, कैसे मार्क्स पाएंगे जब आप उसको अच्छी तरीके से लगाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो साफ़ सुथरा और अच्छा स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना चाहिए। देखिए a बराबर -1 है, d बराबर 1/2 है, तो हम इसके लिए भी जब पद लिखेंगे अगले, तो वही हम लिखेंगे a पहला पद हो गया, अगला पद हो जाएगा a + d, उसका अगला पद हो जाएगा a + 2d, और इसी तरीके से a + 3d, और बच्चा a + 4d। तो जितने भी हमको पद निकालने हैं हम आगे बढ़ाते इसी तरीके से चले जाएंगे। बाकी आप लोग समझ तो गए हैं कि इसको किस तरीके से लगाना है। तो a हमारा हो गया -1, बस सबके मान रखते चले जाएंगे। a की जगह -1 प्लस d है आपका 1/2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला पद a प्लस, अरे a की जगह -1 बच्चा प्लस 2 गुणा 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक की जगह -1, हर बार देखो यही लिख जाता है। ये बहुत जो है 3 गुणा 1/2, और ये जो a है -1 प्लस 4 गुणा 1/2। तो अब देखिए हम आगे हल कर लेते हैं। ये तो -1 ही रहेगा, अगला पद क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/2, यानी कि हल करेंगे अगर तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, और फिर -1, यहाँ पे देखिए 2 और 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और प्लस 3 1 कम 3/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 1 कम 2 दूना 4, 2 1 कम 2, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर -1, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि -1 इसको हल ही करवा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 2 1 का लासा 2 आ गया, 1 दूना 2, 2 1 कम 2, और ये ध्यान रखना है कि -2 है बच्चा, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। यहाँ पे जब हल करेंगे -1 है प्लस का 1 है तो क्या आ जाएगा 0, और अगले में -1 प्लस 3/2, इसको भी हल ही कर लेते हैं। तो बटे में 1 आप लोग जान रहे हो, 2 लासा आ गया, 1 दूना 2, 2 1 कम 2 -2 प्लस 3, और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस के 2 हैं, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए क्या आता है फाइनल, ये -1 आ गया, अगला है -2 में से 1 गया तो कितना आया -1/2। यहाँ पे क्या है 0, ये 3 में से 2 गया 1, 1/2, और फिर अगला क्या आएगा 1। तो ये हमारी जो सूची है ये आ गई समांतर श्रेणी AP। और अब इसी तरीके से चौथा है, तो हम सोचते हैं कि हमने 3 हल कर दिए हैं, तो जो चौथा है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा, या कहिए तो हल करवा देता हूँ। चलिए अभी दूसरा सवाल है, मैं हल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग इसको रिवीजन करिएगा ज़रूर। ये a बराबर 4d बराबर -3। अच्छा, ये दूसरा वाला खंड आपका छूट गया था, बुक में आप लोग देख लीजिए। a बराबर -2 और d बराबर
0। चलिए उसको तो आप लोग कर ही डालिएगा। अब मैं आप लोगों को ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो करके दे रहा हूँ। देखिए a बराबर कितना है, -1.25 और d बराबर -0.25। अब ये दे रखा है तो जैसे पीछे हम लोग लगाते चले आ रहे हैं, a हो गया, a प्लस d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। अच्छा तो देखते हैं इसमें a आपका है -1.25, दोबारा से -1.25 प्लस और -0.25, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25, थोड़ा ध्यान से। और अब हम ये a प्लस 3d वाला मान डालेंगे तो यहाँ पे आएगा -1.25 प्लस 3d की जगह 3 गुणा -0.25 और फिर 4d अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा। और देख लीजिए ज़रा सा, प्लस सीधा हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 को तो माइनस कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही जाते हो। तो ये आ गया -1.25, अगला है -1.25 और प्लस, और ये भी अंदर क्या है, माइनस का ही है 0.25, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो -1.25 माइनस 0.25, फिर ये -1.25 और प्लस माइनस माइनस और 2 से गुणा करेंगे 0.25 की तो कितना आ जाएगा, 0.50। फिर अगला आ जाएगा -1.25 प्लस, इसकी भी गुणा हो जाएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 0.75 आ जाएगा। फिर अगला वाला पद -1.25 और -1, प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान देना है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, -1.25, इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं, देखिए समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, लेकिन माइनस माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और 1.50 इसको आएगा, 1.25 और 0.25 जोड़ेंगे तब। अगला पद क्या हो जाएगा, ये भी दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो ये भी जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75, और फिर ये भी जुड़ेंगी तो हो जाएगा -1.25 और ये माइनस का 2.00, और अगला हो जाएगा माइनस का 1.25 और 1 यानी 2.25। देखिए ये हमारी श्रेणी यहाँ पे समांतर श्रेणी AP ज्ञात हो गई। अभी जो हम लोगों ने लगाया है सवाल नंबर 2, इसका पहला खंड हम लोगों ने लगाया और फिर हमने इसका तीसरा खंड लगाया, चौथा लगाया और पांचवा लगाया, जिसमें कि थोड़ा सा दूसरा जो खंड था, दूसरा जो था a बराबर -2 d बराबर 0, वो चूँकि मैंने नहीं लगवाया, बिल्कुल सेम है, d 0 है तो हर बार d 0 0 जुड़ता रहेगा, तो आपकी श्रेणी क्या आ जाएगी, वो -2 ही आएगा, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, देखते हैं बच्चा, ये दे रहा आप लोगों के सामने, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे सवाल नंबर 3, और इसको लगाएंगे
तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही सरल सवाल है ये, इतना सरल कि कुछ कहने नहीं। और आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ये जो प्रश्नावली 5.1 है, इसमें से आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो अधिकतर 1 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 नंबर के भी आ सकते हैं, लेकिन छोटे सवाल हैं। अगली प्रश्नावली से बड़े सवाल भी आएंगे। अगली प्रश्नावली भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन इस वीडियो में ये 5.1 ही लगाएंगे। अब देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो पहला जो खंड है इसमें है 3, 1, -1, -3। तो प्रथम पद यानी ए, या प्रथम पद भी लिख सकते हैं इसको, प्रथम पद। अब तो आप लोग बता ही सकते हो कितना है, 3 है, कुछ करना ही नहीं है। और कहता है सार्व अंतर लिखिए। अब चूंकि एपी है कह दिया तो हम एक बार भी डी निकाल लेंगे तो भी चलेगा। तो डी बराबर क्या आएगा, देखिए ये है, हम मान लेते हैं इसको A1 और इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, A2 - A1। देखिए अगर समांतर श्रेणी है तो हम चाहें जहाँ से अपने पास वाले पदों को घटा सकते हैं, अगले पद से पिछला पद। तो ठीक है, 1 - 3 कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -2। तो हमें प्रथम पद मिल गया 3 और सारवंतर कितना मिल गया, -2। अब देख लेते हैं दूसरा खंड इसका क्या है। दूसरा है -5, -1, 3 और 7। ठीक है, देख के ही आप लोग समझ गए होंगे इतना सरल सवाल मिलना बहुत ही कठिन है। प्रथम पद बराबर -5 और सारवंतर डी बराबर A2 - A1 बराबर -1, अरे -1 और माइनस और A1 कितना है, -5। तो ये आ जाएगा -1 और माइनस +5, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। तो यहाँ पे सारवंतर हमारा कितना आ गया, 4। तो इसी तरीके से दूसरे जो इसके खंड हैं वो हम चाहते हैं कि आप लोग स्वयं ही इनको लगा डालो, इतने सरल हैं, इनमें क्या करना है। लेकिन चलिए कहो तो मैं एक और करवा देता हूँ, क्योंकि बट्टे वाला है तो आप लोग सोचेंगे कि ये कठिन हो गया। हालांकि कठिन नहीं है, आप लोग इतना भी तो समझते हो। ठीक है, देख लेते हैं। तीसरा खंड क्या है, 1/3, फिर दूसरा पद है 5/3, और अगला है 9/3, और अगला है 13/3। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रथम पद। इतनी सरल चीज़ पूछ दी बच्चा, 1/3 डी निकालना है तो A2 - A1। अब तो ये जो भी बच्चा लगा रहा है सब बच्चे लगा लेंगे। 5/3 - 1/3, यहाँ पर लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो भी कहो, 3 आ जाएगा। और हर समान है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिख दी जाएगी। तो 5 में से 1 गया, 4/3। तो डी हमारा कितना आ गया, 4/3। अब एक खंड और बचा है, तो चलिए वो भी लगवा ही देते हैं। वो दशमलव वाला है, तो आप लोग सोचोगे कि अब बटे वाला लग गया, दशमलव वाला सर ने छोड़ दिया। तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो देखिए बच्चा, प्रथम पद बराबर 0.6, बताइए, बच्चों का खेल है गणित। इसके बाद डी निकालेंगे तो डी बराबर A2 - A1। तो A2 हो गया आपका 1.7 और ये हो गया 0.6। तो ये 1.7 से 0.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1.1।
ये आ गया आपका सार्वंतर और ये आ गया प्रथम पद। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। और अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 4। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 जो है, कहाँ छिप गया बच्चा, ये आ गया आप लोगों के सामने। अब ये सवाल नंबर 4 में इतने सवाल दे रखे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक जैसे बहुत से सवाल दे रखे हैं, तो उससे आपका अभ्यास बहुत अधिक होगा। लेकिन हम लोग इसमें से जो थोड़े से कठिन से लग रहे हैं वो सवाल हल करेंगे, और बाकी आप लोगों के लिए SW रहेगा। यदि किसी को कोई समस्या आती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, हम उसे दोबारा वो सवाल करके देंगे। वैसे ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप लोग सब हल कर लोगे, बहुत ही सरल सवाल हैं। तो चौथा सवाल देख लेते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यानी आपको ये देखनी है, सूची देख करके बताना है कि AP इसमें से कौन कौन है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, बिल्कुल ज्ञात करेंगे, और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक बच्चा, देखते हैं। तो ये सूची आपकी हो गई 2, 4, 8, 16। तो इसको हम मान लेते हैं A1, A2, A3 और A4। अब हमें सबसे पहले AP है कि नहीं है, तो इसके लिए आप लोग जान रहे हो कि हमें क्या निकालना चाहिए, D निकालना चाहिए। तो ठीक है बच्चा, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर कितना आएगा, A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 2। और अब हम निकालेंगे D2। तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 आपके पास है 8 और A2 है 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे बच्चा, कितना आ जाएगा, 4। अब कहिए तो हम D3 निकालें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग इतना समझ रहे हो कि चूँकि D1 बराबर नहीं D2, लिख ही दो, चूँकि D1 बराबर नहीं D2, अतः यह AP नहीं है। क्या नहीं है, AP नहीं है भाई, समांतर श्रेणी नहीं है। अब कहता है यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो जब AP है ही नहीं तो हम इसका सार्वंतर कहाँ से ज्ञात करेंगे, बिल्कुल नहीं ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने की आवश्यकता भी नहीं है जब उसने इतनी कठोर शर्त दे दी है। तो अब हम इसके और सवाल अगर लगाएंगे तो देख लेते हैं। हाँ, अगला क्या है, अगला जो है, ठीक है, अगला थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा खंड, बिल्कुल देरी ना करते हुए। दूसरा खंड है जिसमें दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन आगे। तो जैसा कि A1, A2, A3, A4 मानते चले जाते हैं, क्या दिक्कत है। फिर भैया D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A2 आपका कितना है, 5/2 माइनस 2, -2 का मतलब आप समझते हो, बटे में 1 है। देखिए इन सवालों में कुछ नहीं है, लेकिन इनसे क्या है कि आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छी, बाकी जोड़ घटाना भी आपका क्लियर होगा। देखिए 2 और 1 का LCM लेंगे तो 2 आएगा, जब हर बराबर तो 5 एज इट इज लिख देंगे, 1 से भाग करेंगे 2 बार लगेगा, 2 की ऊपर से गुणा होगी, आ जाएगा 1/2। 5 में से 4 गया 1 और बटे में 2। इसी तरीके से D2 चेक करते हैं भैया, D2 देखते हैं क्या है।
D2 है A3 माइनस A2, तो A3 है 3 और माइनस A2 है 5/2। बिल्कुल हल करेंगे। बटे में क्या है, 1 मान लेते हैं, तो बराबर एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6 माइनस 2 सेम है 5, तो बराबर क्या आ गया भैया, 6 में से 5 गया 1/2। अब देखो D1 और D2 बराबर हैं, यानी कि ये क्या है, ये एक AP है, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2, चूंकि भी लगा देंगे, चूंकि D1 बराबर D2 आता है, यह AP है। तो अब कुछ शर्त दे रखी थी सवाल में कि यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये AP निकल आया, तो अब इसका सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर तो हमने ज्ञात ही कर लिया पहले ही, सार्वंतर ज्ञात करके निकाला, तो सार्वंतर कितना है, 1/2 लिख सकते हो आप, देख सकते हो। कहता है इसके 3 और पद लिखिए, ये अच्छी बात है, चलिए 3 और पद लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि A1 A2 A3 और A4 दे रखा था, तो अब हम निकालेंगे A5 A6 और A7, 3 और पद हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, A5 बराबर क्या होता है, जैसे 5वां पद व्यापक रूप में चले जाइए तो क्या आता है, जब हम पहला पद निकालते हैं तो A होता है, जो दूसरा पद निकालते हैं तो क्या होता है, A+D, और जब तीसरा निकालते हैं तो A+2D, और जब चौथा निकालते हैं तो A+3D। तो अब हम 5वां निकालते हैं तो ये आना चाहिए क्या, A+4D। तो निकाल लेते हैं। A यानी कि A1 आपका कितना था, 2 था, 2 + 4 गुणा D आपका आया है 1/2, तो 2 + 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 + 2 बराबर 4। तो इसके बाद आ जाएगा 4। अब अरे बच्चा देखो, ये तो हमने जो है ध्यान नहीं दिया। देखिए A5 = A+4D, ये इतना मैटर हटा ही देते हैं। बराबर यहाँ पे निकालते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर A5 कितना आ जाएगा, यहाँ हम लोग लिख लेंगे A5 बराबर A+4D, A+4D आ जाएगा। तो A हमारा है 2 और 4D यानी 4 × D है 1/2, तो ये आएगा 2 + 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2, 2 और 2 4। अब ये 4 आ गया A5, तो हम A6 देख लेंगे कितना है। अब A6 बराबर A+5D, A+5D कर देंगे, तो A हमारा 2 है और 5D यानी कि 5 × 1/2 कर लेते हैं, तो 2/1 + 5/2, ठीक है, 2/1 + 5/2। अब इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 1 दूना 2, 2 दूना 4 + 5 = 5 4 9/2। तो ये आ गया हमारा छठा पद।
इसी तरीके से हम अगला पद ज्ञात कर लेते हैं, 7वां। 3 पद हो जाएंगे, यहीं पे थोड़ी सी जगह है, देख लेते हैं। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो ये हमारा है 2 प्लस 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 3 6 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5। तो ये 3 आगे के पद ज्ञात हो गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम चाहते तो ये सूत्र ना लगा करके जो हमें चौथा पद था उसमें हम केवल डी जोड़ते चले जाते और फिर भी ज्ञात कर लेते, लेकिन हमने कहा चलिए आप लोगों ने व्यापक रूप इसका देखा है तो उसको देखते रहिए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में है इसी का, चौथे सवाल में ही है अगला 1.2 3.2। चलिए कर लेते हैं बच्चा, जितने सवाल एक्सरसाइज कर लेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन जो भी सवाल मैं बताऊंगा इसमें बहुत सरल सरल होंगे, वो आप लोग घर से ज़रूर करिएगा। अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रखिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग स्वयं से लगाएंगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग अगला तीसरा खंड इसका कर लेते हैं, सवाल नंबर 4 का। -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 ये दे रखी है समांतर श्रेणी। तो इसमें हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी है भी नहीं है, ये सूची दे रखी है। तो हम निकालते हैं D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब तो हम लोग लगाते लगाते अनुभव हो गया कि अगले से पिछला घटाना है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आगे से डायरेक्ट ही लिख लेंगे, थोड़ा टाइम बचेगा। -3.2 और माइनस का ही फिर ये है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.0। और इसी तरीके से D2 ज्ञात करेंगे अगर, तो D2 निकलेगा, डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। -5.2 -3.2, तो यहाँ पे आएगा -5.2 और ये माइनस माइनस +3.2, फिर से घटाने पे माइनस का ही 2.0 आएगा। 5.2 से 3.2 घटाएंगे जब। अब सेम आ रहा है तो हम लिख देंगे, चूँकि D1 इज इक्वल टू D2, अतः यह AP है। अब AP है तो आगे की शर्त आप लोग जान ही रहे हो। कहता है कि यदि AP है तो सार्वंतर बताइए। सार्वंतर आपको पता चल गया, हमने अभी निकाला है -2। और अगला कहता है 3 और पद बताइए। तो 3 पद बताने के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है। लास्ट में जो चौथा पद है वो -7.2 दे रखा है। तो हम लिख देंगे A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो A4 जो है उसमें हम क्या करें, D जोड़ दें। यही तो शुरुआत में बताया गया था कि अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में जोड़ दें। हालांकि अभी हमने जो निकाले थे 3 पद उसमें लगाया था वो फार्मूला व्यापक रूप वाला, लेकिन ये और भी आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जो आसान है वही करना चाहिए हमें। A4 है कितना आपका, -7.2 प्लस माइनस का 2.0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7.2 प्लस माइनस -2। तो यहाँ पे आएगा, जब ये जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, वो भी माइनस की ही संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी, लेकिन माइनस ही आएगा, -9.2।
इसी तरीके से अगर A6 निकालें तो देख लीजिए यहाँ पे A6 बराबर क्या आ जाएगा, जो हमारा A5 आया है उसमें फिर से D जोड़ दें तो A5 है -9.2 प्लस -2 तो -9.2 -2 तो दोनों माइनस की हैं, -11.2 हो गया। अब A7 भी हम लोग निकाल ही देते हैं। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A6 कितना आया है -11.2 और प्लस -2 ये D है। अब हम इसको लिखेंगे -11.2 प्लस -2। अब देखिए माइनस की दोनों संख्याएं हैं तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा 11 और 2 13.2, यानी कि हमारे A5 A6 और A7 सभी पद ज्ञात हो गए। तो इसी तरीके से तीसरा हो गया। चौथा आप लोग लगा सकते हो। मैं पांचवा आपको खंड बताता हूँ। देखिए कठिन वो भी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं उसे भी। अरे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत रखिए। देखिए ये है पांचवा, चौथे का पांचवा खंड। चौथे के देखिए 15 सवाल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। लगाते लगाते हम भी थोड़ा सा एक जैसे सवाल लगाओ तो मन भर जाता है और आप लोग भी बिल्कुल ऊब जाएंगे, इसलिए सारे सवाल न लगा करके हम कुछ सवाल लगाएंगे जो थोड़े से हमें लग रहे हैं कि हार्ड है। देखिए पांचवा खंड क्या है। पांचवा खंड है आपका 3 फिर कामा 3 प्लस √2 फिर कामा 3 प्लस 2 √2 और फिर 3 प्लस 3 √2। तो देख लेते हैं क्या निकालेंगे। पहले जैसा D1 बराबर क्या है A2 माइनस A1। A2 है 3 प्लस √2 माइनस 3। अब देखिए 3 प्लस √2 माइनस 3 तो 3 प्लस का माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √2। D2 निकालते हैं। D2 बराबर देखते हैं क्या आएगा भैया। D2 बराबर A3 माइनस A2 तो A3 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ये दूसरा वाला पद। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 3 और 3 कटी जाएंगे, ये तो आपका बचेगा 2 √2 माइनस √2। अब 2 √2 में से √2 घटाना है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा √2। कैसे, अगर सीधी भाषा में समझें तो 2 √2 में से √2 मतलब 1 √2 हमने घटा दिया, तो 2 √2 में से 1 √2 अगर घटा दोगे तो एक ही √2 बचेगा। या इसको मान लेते हैं कि हमने दोनों में से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया √2, तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 2 माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बराबर √2 इंटू 2 में से 1 गया 1, तो आना √2 ही है, √2 ही आएगा। लेकिन समझ सकते हैं हम अलग अलग तरीके से, जैसे भी हमको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए D1 भी √2 आया, D2 भी √2 आया, तो हम लिख देंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 अतः यह AP है, यानी समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी है तो वही चीज़ है
कि फिर हमको अगला पद A5, A6 और A7 निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे। ध्यान दीजिए, A5 बराबर क्या बताया अभी, A4 प्लस डी हमने निकाला है, A4 हमारे पास है। A4 कितना है, A4 है 3 प्लस 3√2, अच्छी बात है, प्लस डी हमारे पास कितना आया, √2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3√2 और प्लस √2, ये फिर उसी तरीके से हो जाएगा कि जैसे हम इसमें √2 कॉमन ले लें। देखिए 3 प्लस इन दोनों में √2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 प्लस 1 बराबर 3 प्लस 3 1 4√2, यह आ गया A5। इसी तरीके से A6 निकालेंगे। A6 जब निकालेंगे तो लिखेंगे A5 प्लस डी। अब A5 हमारा कितना है, 3 प्लस 4√2 प्लस √2। तो हम जानते हैं, देखिए 3 प्लस 3√2 में 1√2 जोड़ा 4√2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5√2, इनको जोड़ने पे आया। फिर अगला A7 निकालेंगे, A7 आ जाएगा A6 प्लस डी। देखिए अगला पद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समांतर श्रेणी की ये समझ लीजिए कि मूल कॉन्सेप्ट है कि अगला पद प्राप्त करने के लिए हमें उसमें डी जोड़ना है। अब डी हमारे पास ऑलरेडी है तो ठीक है, डी हम जोड़ दे रहे हैं। A6 आपका आ गया 3 प्लस 5√2 प्लस √2, डी का भी मान है तो आ जाएगा 3 प्लस 6√2। अब देखिए हमने यहाँ पे समझा दिया आपको कि कैसे 3√2 में √2 जोड़ोगे तो 4√2 आएगा। इसी तरीके से फिर हमने ये थोड़ा सा संक्षेप में ही लिख दिया, 4√2 प्लस √2, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से और कोई सवाल हल करवाने लायक है। देखिए अगला छठा तो आप लोग कर ही डालिएगा कम से कम, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोग हल कर लेंगे। अब हम इसका थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा है, कौन सा, 7 भी बिल्कुल हार्ड नहीं है, 5 हो गया, 6 7 8 तो बहुत ही सरल है, आप लोग देख सकते हैं, -1/2 -1/2 सारी वही श्रेणी हैं, अर्थात इनमें डिफरेंस क्या आएगा, डी क्या आएगा, 0 ही होगा। फिर हम देखते हैं 1 3 9 27 वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ये 4th का जो आपका 9 खंड 9 क्या है, ये भी बहुत ही सरल था, चलिए नोट कर देते हैं। अब आगे के 4-5 सवाल बचे हैं, देखिए कोशिश करते हैं क्या सभी करवाएं क्या। इसमें कुछ था नहीं, ये गलत वो हो गया। चलिए देखिए, अच्छा D1 बराबर 3 - 1 बराबर 2, थोड़ा सा स्पीड से सीखेंगे। D2 बराबर 9 - 3 = 6, 9 में से 3 गया 6। तो जब D1 और D2 ही बराबर नहीं है, क्योंकि D1 बराबर नहीं D2 आता है, यह AP नहीं है। बहुत ही सरल सवाल था, बस जब AP नहीं तो आगे कोई मतलब नहीं बचता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 10वां खंड देखते हैं।
10वें में क्या है, a, 2a, 3a, 4a। तो देखिए D1 बराबर 2a माइनस a, तो 2a में से एक a जाएगा, क्या बचेगा, a। D2 बराबर क्या होगा, 3a माइनस 2a, तो क्या बचेगा, a। अब चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए इसको समझ लेते हैं। चूंकि D1 बराबर D2, अतः यह क्या है, AP है। अब ये AP है तो हम इसके 3 पद और निकालेंगे, यानी कि A5, A6, A7। ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लगाया था, A4, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। D हमने निकाला है अभी, तो डाल देंगे मान। A4 क्या है, 4A आया है। ये 4A4 का उल्टा नहीं, ये 4A, ये यहाँ पे 4A इसका मान ही है, तो 4A प्लस ये कितना है, A, तो कितना आ जाएगा, 5A। फिर A6 जो होगा उसमें 5A में हम फिर से A जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6A, और 6A हो जाएगा। इसी तरीके से फिर A7 निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6A जो आया हुआ है इसी में एक A और ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7A। तो ये हमारे अगले 3 पद हो गए, 5A, 6A और 7A। अब हम अगला सवाल देखेंगे। इलेवेंथ पार्ट इसका क्या है, a, a क्यूब, नहीं, a स्क्वायर, फिर a क्यूब, फिर a की पावर 4। अब यहाँ पर D1 निकाल लेते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस a। देखिए घटाने के समय क्या है कि यदि पावर बराबर है तब तो हम उसको घटा सकते हैं, जब पावर बराबर नहीं इसका मतलब वो घटेगा नहीं। लेकिन क्या करते हैं, जैसे इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, a देख लेते हैं, तो क्या बचता है यहाँ पे a और माइनस ये 1। D2 निकाल के देखते हैं, D2 बराबर क्या आएगा, a क्यूब या a की पावर 3 माइनस a की पावर 2। अब यहाँ पर भी ये घट नहीं पाएगा, तो क्या कॉमन मिलेगा, मैक्सिमम a स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 1। यानी यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ a स्क्वायर a माइनस 1 है, तो लिख देंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट AP, अतः यह AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो हम आगे कोई काम नहीं करेंगे। अब इसके बाद 11th के बाद क्या है, 12वां सवाल है। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा जो है देखेंगे हम लोग। देखिए क्या है, √2, √8, √8 18, √32। तो √2 सीधा हम लोग निकालेंगे, D1 बराबर
√8 माइनस √2, ये वाला, ठीक है। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझा के लिख देता हूँ। ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 2 माइनस √2। अच्छा, ये तो बात बराबर है, 4 दूना 8। अब ये जब आ जाएगा तो क्या जाएगा, 2 √2 माइनस √2। अब 2 √2 में से √2 घटेगा, पीछे भी हम लोग घटा चुके हैं, तो क्या आएगा, √2, ठीक है। 2 √2 में से √2 घटा तो √2 आ गया। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या आएगा, √18 माइनस √8। अब √18 का मतलब क्या है, 9 × 2 माइनस √8 का मतलब अभी आप लोग ने निकाले है, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2 √2। और इसका क्या आ जाएगा, 3 √2। देखिए 9 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे 3 और √2 बचेगा माइनस 2 √2। अब 3 √2 माइनस 2 √2, इसको भी हल करेंगे तो हमारा ये हमारा आएगा बच्चों √2 ही, लेकिन इसको थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने √2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 माइनस 2, तो क्या आया, √2 × 1 इज इक्वल टू √2। अब चूंकि D1 और D2 बराबर है तो यह AP है, लिख देते हैं। चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 अतः यह क्या है, AP है। और जब AP है तो आप लोग जान रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, AP है तो फिर A5 A6 A7, क्योंकि कहता है 3 और पद लिखिए, तो हम ये 3 और पद लिख देते हैं। A5 बराबर A4 प्लस D। अब A4 क्या है, √32, तो √32 प्लस D कितना आ रहा है आपका, √2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √32, यानी कि ये है, चलिए हल कर देते हैं, 16 × 2 प्लस √2 बराबर 4 √2 प्लस √2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 √2। हो सकता है बुक में कहीं कहीं पर आपको ये भी दिया हो कि √50, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 √2 प्लस √2 5 √2 आया। यदि पहली बात तो आपको एग्ज़ाम वगैरह में इसी तरीके से लिख देना है, और यदि अगर आप चाहते ही हैं कि कहीं से उत्तर मिलाना ही है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 5 है, 5 को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 25 हो जाएगा। 25 को ही बाहर निकालोगे ना तो 5 आएगा, इसलिए अंदर जाएगा तो फिर 25 हो जाएगा, और फिर अंदर तो 2 ही है, तो बराबर √50। ठीक है, एक ही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर A6 बराबर क्या आ जाएगा, A5 प्लस D। A5 कितना है, 5 √2 है, प्लस D है √2, तो बराबर 6 √2। और फिर इसको भी अगर आप √ में ही लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख देंगे 36 × 2 बराबर क्या आ जाएगा, 72, यानी √72। फिर हम लोग देख लेते हैं, A7 निकालते हैं। A7 निकालेंगे तो क्या आएगा, A6 प्लस D। अब A6 आपका कितना है, 6 √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7 √2।
2। इसको भी अगर आप अपनी जो आपकी AP दे रखी उसी रूप में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 7 सत्ती 49 गुणे 2 बराबर ये आएगा रूट 2 9 18 2 चक्कू 8 और 1 9 अंडर रूट 98। देखिए बच्चा, ये हमारा सवाल नंबर हो गया चौथे का 12 खंड। अब इसमें 3 खंड भी और बचे हैं। तीनों खंड में जो कठिन हैं वो देख लेते हैं, या फिर तीनों ही देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, बारी बारी से। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जब हम लोगों ने सारे सवाल लगा लिए। तो देखिए 13वां खंड क्या है। देखिए क्या आ रहा है, √3, √6, √9 एंड √12। अब D1 बराबर √6 माइनस √3। अब ये √6 माइनस √3 यानी कि किसी भी तरीके से इसको हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं। √3 अगर रखेंगे तो भी नहीं, इसको घटाने पे कुछ नहीं घट पाएगा। √6 माइनस √3 ही इसको रहने देते हैं। देखिए किसी तरीके से ये बाहर आके 3 दूना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से D2 बराबर जो आएगा वो √9 माइनस √6। √9 का तो खैर 3 आ जाएगा, 3 माइनस √6। √6 का कुछ नहीं होगा तो ये भी जो है घट नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 अतः यह AP नहीं है। क्या नहीं है, AP नहीं है। अब ये हम अगला देख लेते हैं क्या दे रहा है। सवाल नंबर 4 का 14वां खंड देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो एक बार हल कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। अब ये हमारी सूची प्राप्त हो गई। सोआन D1 बराबर क्या है 9.1, 9 माइनस 1 तो कितना आएगा 8। और D2 बराबर कर देंगे तो फिर 25 से हमको 9 घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। और फिर अगला निकालने की आवश्यकता है नहीं, चूँकि D1 बराबर नहीं D2 अतः यह AP नहीं है। AP नहीं है। AP नहीं है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब लास्ट है इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है जल्दी से। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और लास्ट में 73। 1 का स्क्वायर आप लोग जान रहे हो 1 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 7 49 है और फिर लास्ट में 73 है। तो देख लेते हैं D1 बराबर 25 माइनस 1, इससे इसको घटा लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 24। और D2 बराबर 49 माइनस 25, तो 49 में से 25 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा 24 आएगा। तो चूँकि लिखते भी जाते हैं, चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 अतः यह
AP है। AP है तो हमें 3 अगले पद ज्ञात करने हैं, कोई बात नहीं। A5 A4 तक सभी में दिए हैं, A5 A6 A7। वैसे तो ये आप लोगों का ही काम है, इतना आप लोग कर सकते हैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। A5 कितना आएगा, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। तो A4 आपका कितना है 73, इसमें आप जोड़ दो 24, तो कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 2 9, 97 आ जाएगा। इसी तरीके से A6 कर देते हैं। A6 बराबर आ जाएगा A5 प्लस D। तो A5 है 97 और इसमें जोड़ देंगे 24। तो जब 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल है 1, 9 1 10, 10 2 12, 121 आ जाएगा। और यहीं पर देख लेते हैं कि A7 कितना आएगा। A7 बराबर A6 प्लस D। तो बच्चों A6 है 121 और D है आपका 24, तो हम जोड़ेंगे तो 4 1 5, 2 2 4 और 1, 145 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि प्रश्नावली जो 5.1 है उसके सारे सवाल हम लोगों ने हल कर लिए। केवल 1-2 खंड बहुत ही सरल जो हैं वो हमने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। आप लोग अभ्यास ज़रूर करिएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करिए और थोड़ा फास्ट। आगे फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ इससे सीखा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं प्रश्नावली 5.2 में।